निपटने में क्या-क्या समस्याएँ हैं? क्यों ऐसा है कि हमारा देश जो है वो टॉप 10 लगभग टॉप 10 में ही हाल ही में कुछ सुधार हुआ होगा और हम टॉप 10 कैटेगरी से बाहर निकल के लेकिन बहुत कोई ज़्यादा बाहर नहीं निकले, 11वें स्थान पे हैं, कि हमारा देश जो है इतना संवेदनशील है। तो इसमें कुछ कारणों में एक कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। देखिए, एक होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक होती है राजनीतिक इच्छा, एक होती है विल, पॉलिटिकल विल और एक होती है पॉलिटिकल विलिंगनेस। ठीक है ना? दोनों की कमी दिखाई पड़ती है। हमारे देश में क्योंकि लोकतंत्र है, कई बार जो है अ, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, सरकार भी कोalition सरकार बनती है, सबकी अपनी-अपनी माँगें होती हैं, तो वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से सरकार ठीक से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती। और ये भी एक कारण बनता है कि जो आतंकवाद है, उसके विरुद्ध जिस प्रकार, जिस संवेदनशीलता के साथ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। देखिए एक कानून आया अमेरिका में 9/11 हमले के बाद 2001 में। जैसे ही 9/11 हमला हुआ, वहां पर जो लोग सरकार में बैठे थे और जो विपक्ष में थे, उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की असहमति नहीं थी कि आतंकवाद से किस प्रकार लड़ना है। अब हमारे यहाँ पर तो हर चीज को लेके असहमति है। अपोजिशन को लगता है क्योंकि हमारा नाम ही अपोजिशन है, तो हमें हर चीज अपोज ही करनी है। आप समझ रहे हैं? उनके वहां पर अमेरिका में जब 9/11 हमला हुआ तो उनके वहां एक एक्ट आया जिसको कहते हैं पैट्रियट एक्ट। उस पैट्रियट एक्ट ने जो है सरकार को काफी शक्तियां दी कि आतंकवाद से कैसे निपटना है। उस पैट्रियट एक्ट के समर्थन में सब खड़े थे। वहां पर आतंकवाद को लेके कोई मतभेद नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी किसी प्रकार की सहमति नहीं है सभी राजनीतिक दलों में। उसको लेकर भी वो राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, जिसकी वजह से जो है उसका सीधा लाभ किसको प्राप्त होता है? जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके एलिमेंट हैं, उनको प्राप्त होता है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोकतंत्र में जो है अपोजिशन नहीं होना चाहिए, किसी चीज का विरुद्ध नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई तत्व होना चाहिए और आप खिलाफ खड़े हो तो गलत चीज के विरुद्ध। अब कोई अगर अच्छी चीज लाई जा रही है तो निश्चित तौर पे उसका साथ दिया जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये भी एक बहुत सही आपने बोला है कि यहाँ पर कुछ इनको बैड एप्पल्स बोलेंगे जो किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं। कानून जो है सख्त बनाया जाता है असाधारण अपराधियों से निपटने के लिए, लेकिन उसी कानून का दुरुपयोग हो जाता है जिसकी वजह से उस कानून की जो साख है जनता में, वो धूमिल होती है। ठीक है? ये क्लियर हुआ? और इसकी वजह से भी देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद से निपटने के लिए 1985 में टाड़ा लाया गया। फिर 2002 में पोटा लाया गया। दोनों कानूनों को हटाना पड़ा क्योंकि दोनों कानूनों के ऊपर क्या आरोप लगे कि इनका दुरुपयोग किया गया है किनके विरुद्ध? जो इनोसेंट हैं उनके विरुद्ध। बात क्लियर हुई? ऐसे ही आफ्स्पा जो है, आफ्स्पा का भी विरोध किया जाता है। देखिए आपको आफ्स्पा को लेके एक चीज बताऊंगा मैं कि आफ्स्पा जो है कानून बड़ा सख्त कानून है क्योंकि ये इस छात्र ने सरकारी एक्ट का गलत दुरुपयोग होता है इस बात पर ध्यान केंद्रित किया तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आफ्स्पा क्यों कंट्रोवर्शियल है? ये आफ्स्पा जो है 1958 में आया, 1958 में जम्मू कश्मीर में भी है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आफ्स्पा का इस्तेमाल किया गया। आफ्स्पा कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कानून क्या कहता है? तो इसके कुछ प्रोविजन जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं।
जैसे मैं आपको, और वो कंट्रोवर्सी भी आपको बताऊंगा, मैं एक जो है आपको उदाहरण भी दूंगा प्रत्यक्ष केस का जिसमें सर्वोच्च न्यायालय खुद इन्वॉल्व हुए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कानून की महिमा कम होती है कि नहीं? जैसे आफ्स्पा का, देखिए आफ्स्पा के अंतर्गत जो है सेक्शन 2, कुछ मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्षों में आफ्स्पा के कुछ सेक्शनों को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो आपको जो है कानून के कुछ जो विशेष कानून हैं और जो बहुत न्यूज़पेपर में अपीयर करते हैं, जिनको लेके काफी कंट्रोवर्सी रही है, तो उनके सेक्शंस को भी याद करना पड़ सकता है। ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि सारे कानून करो, वो तो संभव नहीं है, मुझे भी सारे कानून याद नहीं है, उनके सेक्शन याद नहीं है। लेकिन जो भी कानून बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया और उसकी बड़ी चर्चा चल रही है न्यूज़पेपर के अंदर, तो ऐसा भी प्रश्न किया गया है। तो जैसे इसका जो सेक्शन 2 है, वो डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, इसको डिफाइन करता है। डिस्टर्ब्ड एरिया, क्योंकि आसपास सब जगह नहीं लगता। आपको मैं एक बात बता दूं, एक बड़ी गलतफहमी है लोगों में। आपको क्या लगता है कि आफ्स्पा कानून लगाता कौन है? कुछ को लगता होगा कि मिलिट्री लगाती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मिलिट्री लगाती है? नहीं, ये मिलिट्री नहीं लगाती है। ये वहां के गवर्नर को अधिकार है डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का। और वो भी कब करता है? गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वहां का जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल देता है कि भाई हमारे बस की बात नहीं रही, क्योंकि हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां AK-47 लेके घूमते हैं। आप कल्पना करो कि पुलिस के पास आपको AK-47 कभी दिखाई देती है? और जो लोग AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे हैं, क्या उसको पुलिस संभाल पाएगी? तो ये समझिए कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हाथ खड़े कर देता है, ये कहता है भाई ये तो रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे हैं, पता नहीं कहां से लाए हैं, किस देश ने उपलब्ध कराए हैं, AK-47 जैसी बंदूकें, AK-56 जैसी बंदूकें लेके घूम रहे हैं, इनके साथ हम कैसे लड़ेंगे? हमने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कुछ कर सकते अब। तो इसको बोलते हैं टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोलता है तो गवर्नर को रिपोर्ट जाती है। गवर्नर जो है फिर उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करता है। डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर, गवर्नर है तो गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर है यूटी का तो एडमिनिस्ट्रेटर, और दोनों ही नहीं है तो मान लो कि यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको घोषित करती है। डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के बाद उसकी सीमा बांधी जाती है कि भाई ये इतना एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, इसमें आफ्स्पा कानून लगा जाएगा। क्लियर हुआ? मेरी तरफ से बेटा आवाज बिल्कुल ओपन है। अब आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रही आवाज मेरी। एक बार सभी कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है जो बोल रहा हूं मैं, या बस ऐसे ही बोले जा रहा हूं? ठीक है। ये जो बेटा ये जो लिखा है, डिस्टर्ब्ड एरिया लिखा है मैंने, डिस्टर्ब्ड एरिया। ये क्लियर समझ आया आपको? हाँ, इसके कुछ सेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल है, वो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि ये पावर किसको है डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर रही। ये तो डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, सेक्शन 2 ये बताता है। तो मैंने आपको बता दिया, डिस्टर्ब्ड एरिया वो जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर ऐसे हथियार लेके घूम रहे हैं, हमारी बस की ना हमारे पास इतनी फोर्स है, ठीक है, और ना ऐसे हथियार है, हम नहीं इसको जो है हैंडल कर सकते। आफ्स्पा बेटा, आफ्स्पा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट।
स्पेशल पावर्स एक्ट, कानून है ये। सेवन बेटा, मेरी आवाज सभी छात्रों को आ रही है, आपको नहीं आ रही है बस, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये घोषित करने की शक्ति किसके पास है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4, और इसका जो सबसे कंट्रोवर्शियल, दोनों सेक्शन 4 और सेक्शन 6, ये जो है ये बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को कि शक के बिना पर वो, अगर उनको रीजनेबल सस्पिशन है तो वो गोली तक चला सकते हैं, और उस गोली से उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और सेक्शन 6 ये कहता है कि आफ्स्पा के अंतर्गत ड्यूटी देते हुए जो भी निर्णय लिए गए या जो भी एक्शन लिए गए उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसके लिए जो सोल्जर है उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उसको अदालत में नहीं खींचा जा सकता पनिश करवाने के लिए। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? अब देखिए, इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी रही है। जैसे कि मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको जस्ट क्योंकि मैंने ये उदाहरण लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए पिक्चर क्या है। 2012 में मणिपुर के कथित फर्जी मुठभेड़ों में पीड़ित परिवारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके 1528 प्रलेखित मामलों की विस्तृत जांच की मांग की गई थी। एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये मांग की थी कि भाई हमारे पास रिकॉर्डेड 1528 मामले हैं फर्जी मुठभेड़ के। ये याचिका लेके वो सर्वोच्च न्यायालय के पास गए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, संतोष हेगड़े, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच आयोग नियुक्त किया था। इस जांच आयोग ने 1528 मामलों में से 62 मामलों पे अपना ध्यान केंद्रित किया था, और इसमें जो संतोष हेगड़े आयोग है उसने ये बोला कि कम से कम 15 ऐसे मामले हैं जिनमें फर्जी एनकाउंटर हुआ है। तो 2016 में सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है? सुरक्षा बलों को अनिश्चित काल के लिए अगर तैनात किया गया है, वो स्पष्ट रूप से शासन में एक प्रणालीगत विफलता रही है, सिस्टमिक फेल्योर रही है, अगर परमानेंटली वहां पर डिप्लॉय किया गया है अंडर आफ्स्पा। ठीक है, ये जो याचिका लेके गया था, इसका इस संस्था का नाम था एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिली एसोसिएशन, ये लेके गया था। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने संतुलन बनाया आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी और मानव अधिकारों के बीच। किसी भी सरकारी संस्था या सुरक्षा बल को कानून के दायरे से बाहर जाकर या किसी कानून का दुरुपयोग करके काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे विधि और संविधान द्वारा स्थापित राज्य या सरकार की सत्ता की वैधता पर, कानून के शासन पर आधारित सभ्य समाज में प्रश्न चिन्ह लगता है, और लंबे समय में यह समाज को की स्थिरता के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ इस चीज को लेकर भी हमें संवेदनशील होना होगा कि जो सुरक्षा बल खूंखार आतंकवादियों से लड़ते हैं वक्त अपनी जान को जोखिम में डाल ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें विशेष कानूनों के अंतर्गत झूठे मुकदमों और झूठी एफआईआर की सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे बिना किसी भय, हिचकिचाहट के
आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई को लड़ सके। लेकिन एक तीखे अवलोकन में न्यायालय ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल न होना सशस्त्र बलों की लंबे समय तक तैनाती का आवरण नहीं हो सकता। यदि ऐसा चलता रहा तो यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और ढांचे को मजाक बना देगा और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और व्यवस्था को उपहास का पात्र बना देगा। बारीकी से अवलोकन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि यदि हमारे सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने ही देश के नागरिकों के सिर्फ आरोप या संदेह के आधार पर मारने के लिए तैनात किया जाता है तो ये न केवल कानून के शासन के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। फैसले में यह भी कहा गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम व्यक्ति था या आतंकवादी, और न ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि हमलावर कोई आम व्यक्ति था या राज्य। कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून दोनों के लिए समान है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो आतंकवादी हो, कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। मतलब कानून का उल्लंघन जो करेगा, चाहे वो राज्य करे चाहे वो आतंकवादी करे, दोनों को सजा दी जाएगी और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यही कानून आधारित व्यवस्था की गरिमा है और यही सभ्य समाज का लक्षण है। ये आपको समझ में आया? नहीं, आपको ये लिखना नहीं था। आपको सिर्फ मैं आफ्स्पा को लेके संवेदनशील बना रहा हूं कि आफ्स्पा को लेके हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी शब्द कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सिर्फ उसके लिए मैंने आपको एक एक अंतर्दृष्टि दी थी कि किस प्रकार से ये भी जरूरी है कि आतंकवादी जो किसी कानून को नहीं मानते, उनके साथ लड़ने के लिए विशेष कानून होना जरूरी है। लेकिन विशेष कानूनों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा उस कानून की वैधता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये बात समझ में आई? हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही जांचा है कि इसमें किसी का समर्थन नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ इतना कहा है, जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा। कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसको सजा प्राप्त होगी। ठीक है? देखिए सेक्शन 4 और सेक्शन 4 जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है। ये स्पेशल पावर क्या है? तो देखिए इसमें गोली चलाने का, संदेह होने पर गोली चलाने का, किसी भी जगह छापा मारने का, उनको किसी वारंट की जरूरत नहीं है। अगर उनको ये शक है कि इस जगह आतंकवादी छुपे हुए हैं या यहाँ पर कोई विस्फोटक सामग्री है रखी गई है या और किसी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री जो हिंसक हो सकती है रखी गई है, तो सीधा उस घर में घुस सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं। अगर वहां पर हथियार मिलते हैं, बारूद मिलता है, तो उस जगह को नष्ट करने तक का अधिकार इस सेक्शन 4 में दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है? एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, एक छात्र का, और इस पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि सर ये क्या सैद्धांतिक है कि आर्मी एक ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही है और वो एक्शन लेने से पहले कानून का दायरा देखेगी? ध्यान से सुनिएगा। आर्मी द्वारा की गई हिंसा या आर्मी द्वारा उठाए गए हथियार आतंकवादियों द्वारा उठाए गए हथियार से भिन्न कैसे हैं? वैधता के कारण। वो वैधता कैसे आई है? आर्मी को हथियार आर्मी ने खुद नहीं उठाए हैं। आर्मी को हथियार संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए, पार्लियामेंट ने कानून बनाए, उस कानून के अंतर्गत पुलिस और आर्मी को हथियार दिए गए और उन हथियारों को देने से पहले उनको ट्रेनिंग दी गई कि इन हथियारों का इस्तेमाल किस लक्ष्य के लिए करना है और किस प्रकार करना है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, जो इनोसेंट लोग हैं उनको बचाने के लिए,
जो लोग हिंसक हो गए हैं, दूसरों को मारना चाहते हैं, उनको हैंडल करने के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देने के बाद भी उस हथियार को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, इसका पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया जाता है। कानून के दायरे से बाहर जाकर अगर कोई भी संस्था, सरकारी संस्था काम करेगी तो वो वैधता खो देती है। तो उनकी समानता उन्हीं व्यक्तियों के साथ की जाती है जो खुद कानून के दायरे से बाहर रहकर कुछ भी करते हैं। ये बात समझ में आई आपको? आतंकवादियों के हथियार वैध इसलिए नहीं है क्योंकि आतंकवादियों ने वो हथियार अपनी मर्जी से उठाए हैं, बिना किसी की वैधता के, बिना कानून की वैधता से, बिना समाज की के समर्थन के। और इसीलिए उनका जो हथियार है वो गैर कानूनी माना जाता है। लोकतंत्र में, खासकर वर्तमान में 21वीं सदी में, हथियार लेने का अधिकार केवल और केवल राज्य को है। वो भी किसी लक्ष्य के लिए। वो लक्ष्य है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ताकि सब अपनी मेहनत कर सकें और मेहनत के अनुसार अपने फल को वो एंजॉय कर सके। ये क्लियर हुआ आपको? समझ में आई बात? इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो सेक्शन 6 है, ये इम्यूनिटी देता है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि इस कानून के अंतर्गत अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे किसी की जान चली जाती है, तो उसके लिए सैनिक को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, एक प्रश्न है कि सर नॉर्मल पीपल भी लाइसेंस के बेस पे गन एटसेट्रा रखते हैं। तो आपने बोला ना लाइसेंस के बेस पे, लाइसेंस जो है वो किस आधार पे दिया जाता है? कानून के आधार पे दिया जाता है। जिस कानून को किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। तो वो वैध हथियार है। क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है। देखिए और क्या क्या कारण है। पुलिस सुधार की कमी, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय नहीं है, आपस में कॉपरेशन नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। केंद्र में कोई और पार्टी है, राज्य में कोई और पार्टी है, आपस में सहयोग नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करेंगे। आतंकवाद किसी राज्य की समस्या नहीं है, वो अंतरराज्य है और अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, बॉर्डर के पार भी उनके नेटवर्क हैं। तो इसीलिए समन्वय होना बहुत जरूरी है, जिसकी कमी पाई गई है, जिसकी वजह से आतंकवाद से निपटना मुश्किल हो जाता है। पुलिस सुधार, पुलिस की स्थिति क्या है? तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो जो 26/11 का हमला हुआ, इसमें कई एलिमेंट आप मेंशन कर सकते हो। देखिए 26/11 का जो है जब हमला हुआ और उसके बाद उससे निपट लिया गया, उसके बाद एक समिति बनाई गई, उसको कहते हैं राम प्रधान समिति। ये जो राम प्रधान समिति है, इसने मुंबई पुलिस ने किस प्रकार से जो है प्रतिक्रिया दी उस हमले के विरुद्ध, उसको लेकर जो है आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं, जिसमें बताया गया है कि पुलिस जो है एसओपीस के अनुसार तैयार नहीं थी और जो शीर्ष पर नेतृत्व में लोग बैठे थे, लीडरशिप में जो बैठे हुए थे, उन्होंने लीडरशिप रोल नहीं ठीक से निभाया है। पुलिस सुधार में आप देखिए कई पुलिस में क्या-क्या कमियां हैं, उनके जो है रेडीनेस को लेकर, उनकी आप हेल्थ भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी लेकर बहुत सारी कमीशन और कमिटियों ने इस बारे में चर्चा की है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेक्चर अन्यथा बहुत लंबा हो जाता है। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन है, रिबिरो कमेटी है, ठीक है ना, सोली सोराबजी कमेटी ने तो पूरा नया मॉडल पुलिस एक्ट दे दिया था। ठीक, पद्मनाभ भैया कमेटी आई। तो इन सब ने जो है पुलिस में क्या खामियां हैं उसकी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस को नहीं सुधारा गया तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरे बने हुए हैं, इनसे कभी निपट नहीं पाएंगे हम। बात समझ में आई? तो अगर आप चाहते हैं कि आंतरिक सुरक्षा बरकरार रहे, ठीक से सुचारू रूप से चले, तो उसके लिए पुलिस सुधार होना बहुत जरूरी है। अन्यथा
हमले होते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि पुलिस की छवि आम आदमी में कैसी है? सकारात्मक है कि नकारात्मक है? यस, नेगेटिव है। हाँ, दोनों निश्चित तौर पे शायद ऐसा लग सकता है कि मैं बड़ा आलोचना करता रहता हूँ पुलिस विभाग की, ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल अ, अवेयर हूँ कि अ, पुलिस जो है वो 24 घंटे ड्यूटी करती है ताकि समाज जो है वो सुरक्षित रहे और उनमें से बहुत सारों ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है? लेकिन सामान्यतः जो है एक गलत छवि बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। आर्मी और पैरामिलिट्री के प्रति अलग सम्मान है। लेकिन सामान्यतः पुलिस के प्रति अच्छा, एक हम एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं दिल्ली में, जिसकी चर्चा मैं कई बार करता हूँ कि पुलिस कहती है, दिल्ली पुलिस, बी द आईज़ एंड ईयर्स ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है? दिल्ली पुलिस के आप आँख और कान बनें। अब भई आँख और कान आप कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए छवि भी तो सुधारनी ज़रूरी है। उनके साथ जनता के साथ एक विश्वास आधारित रिश्ता भी तो कायम करना ज़रूरी है। अगर आप जनता के साथ गलत करेंगे तो जनता में तो आपकी नकारात्मक छवि फैल जाएगी, तो वो मदद करने कैसे सामने आएँगे? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? फिर देखिए भारतीय समाज में व्याप्त खामियाँ भी इसका कारण है, जो हम में मतभेद हैं, बेरोज़गारी है, एक-दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन का भाव है, ठीक है? ये भी एक कारण माने जा सकते हैं। अच्छा, एजेंसी और कानूनों की बहुत बहुलता है। बहुत सारी एजेंसियाँ देखिए, अगर आतंकवाद से जुड़े कानूनों की बात करें तो कई हैं, जैसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, आफ्स्पा, यूएपीए, उससे पहले टाडा, पोटा, कई बार मकोका के अंतर्गत भी बुक कर लिया जाता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अभी एक यूपी कोका आया है, ठीक है ना? तो ये इतने सारे फिर आईपीसी और ये सब तो है ही, आईपीसी, सीआरपीसी एटसेट्रा। तो ऐसी स्थिति में एक जाल सा बुन जाता है। ये मुश्किल हो जाता है निर्धारित करना भाई किस कानून के अंतर्गत इनको प्रोसिक्यूट किया जाए और इसी निर्णय को लेने में कई साल निकल जाते हैं। बात समझ में आई? तो उससे जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है वो सुदृढ़ होती है या कमजोर पड़ती है? कमजोर ही पड़ेगी, ठीक है ना? क्लियर हुआ? फिर देखिए न्याय प्रक्रियाओं में विलंब, ये भी एक न्याय प्रक्रिया अपने आप में ही जो है एक गहरा जाल सा बुना हुआ है, जिसकी वजह से दशकों केस चलते रहते हैं। 10-15 साल का तो एक एवरेज आप समय लगा के चलिए। अगर कल्पना कीजिए कि फटाफट जो है प्रोसिक्यूट किया जाए, फटाफट जो है कन्विक्ट किया जाए, 3-4 साल में सजा मिलती दिखे तो निश्चित तौर पे कुछ कानून का डेटरेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना? फिर जन जागरूकता की बड़ी कमी है। जन जागरूकता की तो क्या ही बात करूँ मैं, लोग टिकटॉक और इसमें ही जो बैठे रहते हैं, कोई सर पे भी बम रख के फोड़ जाएगा तो वो भी नहीं दिखेगा कि सर पे बम रखा हुआ है, इतने बिज़ी दिखते हैं, है कि नहीं? तो आपने कई बार देखा होगा कि स्टेशन पे जाते हैं या मेट्रो में भी जब हम चलते हैं तो वो हमें आगाह करते रहते हैं कि अपने तो आस-पास ध्यान रख जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है वो स्कूल लेवल पे भी डाल देना चाहिए। कॉलेज लेवल पे तो कम से कम डाल देना चाहिए, ताकि पता चले कि भई हमारा देश जो है आंतरिक सुरक्षा की किन चुनौतियों से जूझ रहा है। ताकि वो ध्यान रख सकें, कम से कम जहाँ आप हो आस-पास अपने नज़र तो रख ही सकते हो, है कि नहीं? इतनी तो जो है होना ही चाहिए व्यक्ति को कि जहाँ बैठ रहा है वहाँ देखे कि भाई किसी का मुझे याद है कि मैं ट्रेन में जब एक बार ट्रैवल कर रहा था, तो
सेकंड एसी कोच में हाँ, देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की तो जरूरत है टेररिज्म के लिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉस जो है उसमें दिक्कत ये होती है कि और मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज में अभी तो खैर वो ठीक हो गया है। 26/11 के बाद ये सारी जिम्मेदारी एनआईए को दे दी गई है भारत में। और एनआईए का जुरिस्डिक्शन भी जो है ना वाइड है। मतलब कि जैसे सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एनआईए को नहीं लेनी पड़ती। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बात को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकार में आपस में झगड़ा रहा है कि भाई एनआईए को ये जुरिस्डिक्शन क्यों दी है। कहीं पर भी आतंकवादी हमला हो, तमिलनाडु में हो, तो तमिलनाडु राज्य ये नहीं कह सकता कि एनआईए यहां नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो अभी 26/11 हमले के बाद जो है काफी चीजें स्ट्रीमलाइन की गई हैं। उसमें एनआईए एक्ट आगे हम देखेंगे वो स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई है। एनआईए की कोर्ट्स भी स्थापित की गई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उनके लिए अलग से जज बनाए गए हैं और वो दिन प्रतिदिन मामले को सुनते हैं ताकि जल्दी से जल्दी कन्विक्ट किया जा सके। क्लियर हुआ? ठीक है। मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया की भूमिका जो है लोगों को एजुकेट करने में, और एक तो सनसनी ना फैलाएं। एजुकेट तो बाद की बात है, सबसे पहली बात तो यार सनसनी ना फैलाएं। सनसनी फैलाने से जो आतंकवादी हैं उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। आतंकवादियों का उद्देश्य है भय फैलाना, और उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं हमारे जो ये मीडिया वाले हैं। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में उनका उद्देश्य पूरा करने में मीडिया का, एनआईए बेटा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आगे आएगा जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर देखिए इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये भी एक समस्या है। मैंने आपको बताया था 256 बिट एन्क्रिप्शन, मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन व्हाट्सएप का। उससे पहले टेलीग्राम लेके आया था। टेलीग्राम का जो सीक्रेट चैट था वो 256 बिट एन्क्रिप्टेड था। तो आतंकवादियों और उनके संगठनों ने खूब टेलीग्राम यूज किया कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि 256 बिट एन्क्रिप्शन को सामान्य एजेंसी जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर वाली एजेंसियां हैं वो टैप नहीं कर सकती। एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन होता है बेटे किसी भी मैसेज को आप इस तरीके से कोडेड वर्ड्स में भेजो ताकि जिसको भेजा है सिर्फ वही पढ़ पाए, बाकी कोई ना पढ़ पाए। एन्क्रिप्शन उसको कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए वैसे तो 256 बिट को भी अ, जो है डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी एक एजेंसी है जिसको एनटीआरओ कहते हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एनटीआरओ में सक्षमता है 256 बिट को भी डिक्रिप्ट करने की। लेकिन जैसे सामान्य पुलिस या जो साइबर सेल में बैठे रहते हैं, ये सब जो है सर्वेलेंस नहीं कर पाते उन चीजों का। ठीक है। जैसे आपको एक बात बताऊं, आईएसआईएस एक चीज किस्सा बताता हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता चले कि ये चीजें किस चीज में महत्वता रखती हैं, क्योंकि अखबार में भी आप ये सारी चीजें हाल में भी पढ़ोगे। देखिए एक मामला सामने आया था जब आईएसआईएस का समय चल रहा था। उस समय जब आईएसआईएस इराक और सीरिया में काफी शक्तिशाली हो गया था, फिलीपींस की एक लेडी बैठी थी फिलीपींस, साउदर्न फिलीपींस में। ठीक है ना? साउदर्न फिलीपींस में भी जो कुछ समूह है उन्होंने अपना एफिलिएशन आईएसआईएस के साथ किया था। बाद में फिलीपींस की मिलिट्री ने उनको जो है काबू किया। वहां बैठी एक लेडी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें इंडिया के युवक उसमें मेंबर जोड़ लिए, और वो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप था। तो इनविटेशन लिंक से आप ज्वाइन कर सकते थे। अब उस पर आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते क्योंकि तब तक जो है व्हाट्सएप का ये 256 बिट एन्क्रिप्शन वाला भी आ गया था। बात समझ में आई? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के व्यक्ति ने क्या किया, एजेंट ने, कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर ही बन गया। वो किसी तरह उस लिंक का एक्सेस किया और उस व्हाट्सएप ग्रुप का, तब वहां से पता चला कि वो लेडी फिलीपींस, दक्षिण फिलीपींस में बैठ के भारत के युवकों को भड़का रही थी, रेडिकलाइज कर रही थी कि तुम जाओ और आईएसआईएस के लिए लड़ो। ये क्लियर हुआ?
अच्छा, जब ये सारे मामले देखे, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भाई आपका, क्योंकि व्हाट्सएप का 256 बिट का तो यही कहना है ना कि हमारा तो सेलिंग पॉइंट यही है कि हम प्राइवेसी देते हैं। लेकिन कहीं पर कहीं न कहीं तो संतुलन होना चाहिए। भई एक तरफ आपकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल सही बात है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। ठीक है? निश्चित तौर पे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे चैट्स कोई पढ़े। राइट? देखिए, 256 बिट एन्क्रिप्शन को डिटेल में समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने कोई साइबर सिक्योरिटी का पेपर नहीं लिखना है। ठीक है ना? आपने कोई कहीं पे हैकर नहीं बनना है। तो इसको विस्तार से समय देने की आवश्यकता नहीं है। 256 बिट एन्क्रिप्शन को बस इतना समझिए कि 256 बिट एन्क्रिप्शन मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन होता है। आपको अगर लेमन भाषा में समझाऊं तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो आप समझिए कि मैं आपको कुछ मैसेज भेजना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं भेजना चाहता हूं एक्शन। अब मैं अगर ऐसा का ऐसा मैसेज भेज दूंगा तो सब पढ़ लेंगे। तो आप और मैं बैठ के ये निर्णय लें कि हम ए को बी मानेंगे, सी को डी मानेंगे, टी को यू, आई को जे, ओ को पी, एन को ओ। मैं आपको जब ये मैसेज भेजूंगा तो सिर्फ आपको पता है कि मुझे क्या करना है। इसके पहले वाला लेटर जो है लिखना है, तो मैं इसको डिकोड कर सकती हूँ कि ये क्या शब्द है। बाकी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोड आपको ही पता है बस। इसको एन्क्रिप्शन कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत सामान्य लेवल पे बताया है, लेकिन जो 256 बिट एन्क्रिप्शन होता है ना, वो बहुत जबरदस्त हाई लेवल का कोडिंग होता है। ठीक है? क्लियर हुआ? फिर देखिए, अंतरराष्ट्रीय सहमति और सहयोग, इसकी भी कमी देखी गई है। वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है बेटे, आपका डाउट क्लियर हुआ रबिया। हाँ, मतलब कि एन्क्रिप्शन को भाई मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। उस पे तो मैं आपका 2 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ। ठीक है ना? लेकिन उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। एग्जाम दृष्टि से तो कोई पूछने वाला है नहीं आपको 256 बिट एन्क्रिप्शन कैसे होता है वो बताइए। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर पूरा अभी जो है इसका पूरा फ्लो डायग्राम बना के बता सकता हूँ कि 256 बिट एन्क्रिप्शन क्या होता है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सारी पॉइंट आप समझ गए होंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए क्या-क्या कदम हैं, इसको आप ध्यान से देखें। आतंकवाद रोधी और उग्रवादी रोधी विभाग, देखिए गृह मंत्रालय में ना मैंने एक शायद डायग्राम बनाया भी था, लेकिन मैं एक और डायग्राम आपको बता देता हूँ कि जो गृह मंत्रालय है इसमें मुख्यतः, वैसे तो कई विभाग हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक तो विभाग है सीमा प्रबंधन का। और इसका डायग्राम मैंने बनाया था, शायद आपको याद हो। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। एक तो जो है लैंड बॉर्डर, फिर जो है आपका कोस्टल बॉर्डर, फिर बीएडीपी प्रोग्राम के बारे में मैंने शायद आपको बताया था। ठीक है ना? तो मैं वो वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ। इसका एक और विभाग है, इसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का विभाग। अब इस विभाग के अंतर्गत कई डिवीजन है। तो ये क्या क्या जिम्मेदारियां देखता है,
इसको आप समझिए। और एक विभाग है जो स्पेशल जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को देखता है, तो J&K, डिपार्टमेंट ऑफ J&K अफेयर्स। ये जो आंतरिक सुरक्षा का विभाग है, इसकी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। एक तो आईपीएस कैडर को देखना, दूसरा जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उनको देखना, फिर ये जो है इंसर्जेंसी को देखना। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, ये भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। फिर जो है टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है ना, इसको देखना। इसमें और भी आते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि एक जिम्मेदारी इसकी नक्सलिज्म। इन सब के लिए अलग अलग ऑफिसर इन्होंने डिप्यूट किए हुए हैं, ठीक है ना। नक्सलिज्म, माओइज्म का अलग विभाग, डिवीजन है जो ये देखता है। फिर जो है जो दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियां ऑपरेट करती हैं उस पर नजर रखना, उसके लिए एक अलग से विभाग है, ठीक है। वीजा, इमिग्रेशन वगैरह मैटर्स को देखना, क्योंकि उससे भी तो जो है असामाजिक तत्व आ सकते हैं, तो उसको सिक्योरिटी क्लियरिंग देना। कोई ऐसा पत्रकार है जो विवादित है, उसको भारत में आना है, कुछ करना है, तो उससे संबंधित जो विभाग है। और नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मोनी, इसको लेके भी विभाग है। तो ये सारी जो है जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, ठीक है ना। क्लियर हुआ। इसमें ही एक जो मैंने आपको बताया, ये टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग का जो विभाग है, जिसको आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी विभाग बोलते हैं, ये निम्नलिखित से संबंधित है। आतंकवाद को रोकना, काउंटर रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन। देखिए, काउंटर रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन में क्या फर्क है। डी रेडिकलाइजेशन होता है जब व्यक्ति रेडिकलाइज हो चुका है, अब उसको डी रेडिकलाइज करना है, ठीक है। काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी होती है कि रेडिकलाइज होने से रोकना है। जैसे कि सर्वेलेंस में पता चलता है कि कोई बच्चा है 17-18 साल का, वो किसी एक विशेष वेबसाइट को बार बार जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा है या पढ़ रहा है वहां पर, या किसी विशेष प्रकार का मटेरियल देखने की कोशिश कर रहा है, तो सुरक्षा एजेंसियों को पता चल जाएगा कि भाई ये जो है रेडिकलाइज होने वाला है, तो जाके उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, ये काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी है। ताकि पेरेंट्स, क्योंकि ऐसा भी केसेस आए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि बच्चा जो है वो बिना बताए इराक के लिए निकल लिया है, लड़कियां निकल ली हैं, अब पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो भारत सरकार के पास जो है गए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को बचा लो, क्योंकि पता है कि आईएसआईएस जहां पर ऑपरेट कर रहा है इराक सीरिया में, वहां पर तो स्थिति कैसी है, वहां तो किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा बच्चा कब रेडिकलाइज हो गया और कब जो है वो चला गया, ठीक है ना। तो इसी स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि कट्टरता आ जाना। खासकर इसका इस्तेमाल जो है वो धार्मिक कट्टरता से जोड़ा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ है आपको। और डी रेडिकलाइजेशन, तो डी रेडिकलाइजेशन होता है जब मान लो कि कोई व्यक्ति वहां पर चला गया इराक सीरिया में, अब उसको लगा कि भाई, ऐसा एक और केस हुआ था आपको, वो केस मैंने विस्तार से पढ़ा था। वो जो है इंजीनियर था लड़का, वो चला गया इराक इसमें आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए। यंग ही था, मतलब आप समझ सकते हो कि 12वीं क्रॉस करके और इंजीनियरिंग करके बस निकला ही था। लेकिन वहां पर जाके उसको जो है, जो रोल वो चाहता था, मतलब लड़ाके का, वो नहीं दिया गया उसको, बैक एंड का रोल दे दिया गया, जिस जो उसको पसंद नहीं था, तो वो वापस आ गया। अच्छा, वापस आया तो उसकी जानकारी तो इंटेलिजेंस को लगी गई थी, तो वापस आया तो उसको धर पकड़ा।
उसके बाद जो है उसके विरुद्ध जो है ये कानून लगाए, जो सख्त कानून होते हैं, उसको ले गए और उसको अंडा सेल में रखा। अंडा सेल में इसलिए रखा कि जिसके साथ भी बातचीत करेगा उसको रेडिकलाइज़ कर देगा, कि वहाँ क्या देखा या उससे पहले रेडिकलाइज़ होके ही गया होगा। तो इसलिए उसको जो है आइसोलेशन में रखा जाता है। कहते हैं कि वो लड़का जब उसकी पेशी हुई 2-3 महीने बाद, तो तब तक जो है उसको अंडा सेल में रखते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। तो कहते हैं लड़का कोर्ट में बुरी तरह रोया और जब जज ने बोला कि भई क्यों रो रहे हो? तो बोला कि आप चाहे फांसी टाँग दो लेकिन मुझे उस अंडा सेल में मत डालो, मुझे किसी से बात करनी है। क्योंकि मनुष्य जो है ना इस प्रकृति का होता है कि वो किसी से बात किए बिना नहीं रह सकता। उसको खाना भी देते थे, जो खाना देने आता